दोस्तों म्यूचुअल फंड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरे होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर अपने मन के मुताबिक कंपनीज़ खरीदता है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में वो इंडेक्स को फ़ॉलो करता है। इंडेक्स में जिस प्रोपोर्शंस में कंपनी होती है, उसी प्रोपोर्शंस में वो बिना अपना दिमाग लगाए कंपनीज़ में पैसा लगाता है। तो इंडेक्स का जो रिटर्न होता है, वही आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में। प्लस माइनस 1% हो सकता है, बट लगभग सेम रहता है। वही एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कभी कभार अगर आपका फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स पिक करता है जो अपने इंडेक्स को बेंचमार्क को बीट करते हैं, तो आपके फंड का रिटर्न भी इंडेक्स या बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा हो सकता है। या अगर वो स्टॉक्स पिक करने में सफल नहीं रहता और अच्छे स्टॉक्स नहीं पिक कर पाता, तो इसमें रिटर्न क्या होता है, कभी कभार बेंचमार्क से कम भी होता है। तो दोस्तों लगभग ये डेटा है, ये देखा गया है कि लास्ट 20 25 30 सालों में कुछ ही फंड मैनेजर हैं जो अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में बीट कर पाए हैं। लगभग 5 साल में, 10 साल के पीरियड में वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं। और आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे मार्केट को बीट करने के, वो आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अपनी फर्स्ट एसआईपी लगभग 2017 में शुरू की थी, वो ₹5000 से शुरू की थी, जिसमें मैंने अपने लिए दोनों फंड सेलेक्ट किए थे। दोनों फंड मैंने इसलिए किए थे, मैंने एक्टिव फंड भी सेलेक्ट किया था अपने लिए और पैसिव फंड भी किया था। ऐसा इसलिए ताकि मैं दोनों को ट्रैक कर पाऊँ और मैं देख पाऊँ कि लॉन्ग टर्म में कौन मेरे लिए बेटर रिटर्न जनरेट करके देता है। तो मैंने इंडेक्स फंड में लगभग ₹2000 लगाए थे और एक्टिव फंड में मैंने लगभग ₹3000 से मैंने शुरुआत की थी। तो टोटल मिला के मैं हर महीने ₹5000 लगाता था एसआईपी में। लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो मेरा जो एक्टिव फंड था, उसने इंडेक्स को बहुत अच्छे प्रोपोर्शन से बीट किया। मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस फंड में मैंने अपने पैसा लगाया था, कौन-सा एक्टिव फंड मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया था, और हम यही सब बात करेंगे कि कैसे आप एक चेकलिस्ट मैं आपको दूँगा कि आप वो चेकलिस्ट को फ़ॉलो करके अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक्टिव म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय आपको ये देखना है कि पहले कि आप कितनी स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, आप वॉलेटिलिटी से डरते हो, आप अपने पैसों की वैल्यू कम होते हुए नहीं देख सकते, तो आपको लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए। ठीक है? लार्ज कैप मतलब निफ्टी की टॉप 100 कंपनी। तो आपका फंड मैनेजर क्या करेगा, वो सिर्फ़ निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज़ में से लगभग 20-25 कंपनी खरीदेगा और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं, वो थोड़ी कम वॉलेटाइल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए और आप थोड़ा-सा कम रिटर्न से भी सैटिस्फाई हो, लगभग 12, 13, 14, 15% से अगर आप सैटिस्फाई हो, तो यू कैन गो विद लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। फिर आती है आपकी मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में क्या होता है, फंड मैनेजर आपका जो पैसा है वो लगभग 100 कंपनी से लेके 250th कंपनी तक पैसे, लगभग निफ्टी 100 के बाद की 150 कंपनी में आपका पैसा वो इन्वेस्ट करता है। तो उसमें से वो 20 25 30 कंपनी सेलेक्ट करेगा और उसमें आपका पैसा लगाएगा। निफ्टी मिड कैप क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी लार्ज कैप। टॉप 100 कंपनीज से जो बाद की 150 कंपनीज है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी मोर वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज। तो ये फंड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये आपको अल्फा अच्छा जनरेट करके दे सकता है, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न आपके बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अराउंड 15 टू 16 17% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है। फिर आती है आपकी स्मॉल कैप। ठीक है? जो 250 निफ्टी 250 के बाद की जो कंपनीज होती हैं, निफ्टी 500 तक, मतलब लास्ट की जो निफ्टी 500 में जो बॉटम की 250 कंपनी होती है, उनको हम निफ्टी स्मॉल कैप में कंसिडर करते हैं। और ऐसा फंड जो इन कंपनीज में पैसा लगाएगा, इनमें से वो 40-50 कंपनीज खरीदेगा, तो ऐसे फंड को हम कंसिडर करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है। ठीक है? तो इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। इसमें देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर वो अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करता है और वो कंपनीज आने वाले टाइम में अच्छा करती हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने क्या लार्ज कैप में लगाया था या मिड कैप में या स्मॉल कैप में? मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने अपने लिए एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया था, जिसको मल्टी कैप बोलते हैं। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कुछ पैसा अपना लार्ज कैप में लगाता है, कुछ पैसा अपना मिड कैप में लगाता है और कुछ पैसा अपना स्मॉल कैप में लगाता है। मैंने ऐसा फंड अपने लिए इसलिए सेलेक्ट किया था ताकि मेरे को सारी सारी तरीके की कंपनी में एक्सपोज़र मिल सके। मेरे पास स्टेबिलिटी भी रहे, साथ ही में मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रहें जो हायर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने अपनी जो शुरुआत करी थी वो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से करी थी और सेम टाइम पे ₹2000 में इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निफ्टी 500 में लगाता था। जो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स था, उसमें मैं लगाता था पैसे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन-सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, आपको कौन से पैरामीटर्स देखने हैं। तो दोस्तों सबसे जो ज़रूरी पैरामीटर है वो मेरे लिए है फंड मैनेजर, कि आपका फंड मैनेजर कौन है, वो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, वो वैल्यूज़ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है या वो ग्रोथ को फॉलो करता है या वो मोमेंटम को फॉलो करता है, ठीक है? या जो अभी ये क्वांट वगैरह इन्वेस्टिंग चली है, या वो इनको फॉलो करता है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है।
उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितना टाइम हो गया मार्केट में और वो कितने साल से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सबसे तो 50% वेटेज मैं देता हूँ हमेशा फंड मैनेजर को, बाकी 50% में आती हैं बाकी सारी चीज़ें। फंड मैनेजर बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपका फंड मैनेजर किस तरीके का है। तो बेसिकली फंड मैनेजर देखते समय आपको ये देखना है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस कितना है शेयर मार्केट का या इन्वेस्टिंग का, दूसरा वो कौन सा स्टाइल फॉलो करता है, तीसरा वो जो आप जिस म्यूचुअल फंड में अभी काम कर रहे हो उसमें कितने साल से है, ठीक है? तो ये सब दिखाएगा कि आपका आने वाला रिटर्न कैसा होने वाला है, वो आपके फंड को कैसे मैनेज करने वाला है। तो दोस्तों मैं हमेशा ऐसे फंड मैनेजर को सपोर्ट करता हूँ या उसके फंड में इन्वेस्ट करूँगा जो ग्रोथ और वैल्यू को फॉलो करता है, मतलब दोनों का बैलेंस बना के चलता है कि उसको ग्रोथ भी चाहिए प्लस वो उसको सही डिसेंट प्राइस पे मार्केट में एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइस पे मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, अनाप-शनाप स्टॉक्स खरीदे जा रहा है, ठीक है? स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं फिर भी खरीदे जा रहा है और वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को जैसे अभी पीएसयूज़ में बहुत रैली थी तो उसको ही फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं। एक मेरे को डिसेंट जेन्युइन फंड मैनेजर चाहिए जो मार्केट को बीट कर सके लॉन्ग टर्म में और जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो और ये थीम्स वगैरह के पीछे ना भागे, जस्ट मोमेंटम को रिटर्न चेज़ करने के लिए कुछ भी गलत इन्वेस्टमेंट ना करे। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो होता है कि फंड मैनेजर आपसे कितनी फीस चार्ज कर रहा है आपके पैसे को मैनेज करने के, आपके पैसे को आगे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। वो मतलब अपनी उसकी फीस कितनी, अपना मेहनताना कितना ले रहा है वो। तो एक्सपेंस रेशियो आपका जितना कम होगा, उतना बेहतर है, ठीक है? अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की वजह से हैम्पर होते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो मान लीजिए आप उसमें 1 साल में ₹100 इन्वेस्ट करते हैं और ₹100 की वैल्यू बढ़ के अगर आपकी ₹150 हो जाती है, ठीक है? तो वो ₹150 पे 2% चार्ज करेगा साल में। तो 150 का 2% कितना हो गया? लगभग ₹3। ₹3 हो गई उसकी फीस। तो एक्सपेंस रेशियो जितनी कम हो उतना बेहतर है। तो पहली चीज़ हो गई आपकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है। सेकंड चीज़ जो मैं दोस्तों देखता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले वो मैं देखता हूँ रोलिंग रिटर्न। मैं लास्ट 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के पास्ट रिटर्न देखता हूँ। बस पास्ट रिटर्न में मैं डायरेक्ट रिटर्न्स नहीं देखता। डायरेक्ट रिटर्न होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपके 10 साल तक रिटर्न कैसे रहे। तो क्या होता है कभी-कभार दोस्तों फंड मैनेजर बहुत जो चालाक फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं जब मार्केट बॉटम पे है तब एक फंड फंड लॉन्च कर देंगे और फिर क्या होता है वहाँ से मार्केट जब बाउंस बैक करती है तो उनके फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा दिखाता है। ठीक है? इससे क्या होता है इससे क्या होता है जो जो यंग इन्वेस्टर हैं, जो न्यू इन्वेस्टर हैं, वो थोड़े गुमराह हो जाते हैं। उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, कितने अच्छा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। बट ऐसा नहीं है, मैं क्या करता हूँ मैं रोलिंग रिटर्न देखता हूँ। रोलिंग रिटर्न में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट से मान लीजिए आप जनवरी से नेक्स्ट जनवरी तक का रिटर्न देखेंगे 5 सालों में, फिर फरवरी से फरवरी तक का देखेंगे, फिर मार्च से मार्च तक का देखेंगे, फिर जून से जून तक का देखेंगे, फिर सितंबर से अगले सितंबर का। तो इससे क्या होता है कि अगर उसने इवन बॉटम पे भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तो हम क्या है टॉप टू टॉप भी चेक करेंगे, बॉटम टू बॉटम भी चेक करेंगे, बॉटम टू टॉप भी चेक करेंगे, टॉप टू बॉटम भी चेक करेंगे। तो इससे क्या होता है एग्ज़ैक्ट परफ़ॉर्मेंस निकल के आती है कि उसके म्यूचुअल फंड की कैसी परफ़ॉर्मेंस रही है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि फंड मैनेजर कैसा है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कैसी है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न कैसे हैं। चौथा कि उसने कितना अल्फ़ा जनरेट करके दिया है। अल्फ़ा मीन्स होता है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट उसने आउट परफ़ॉर्म किया है या अंडर परफ़ॉर्म किया है। अगर आउट परफ़ॉर्म किया है, तो उसने कितना आउट परफ़ॉर्म किया है। तो एटलीस्ट बेंचमार्क मैं उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा जो अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2 से कम उसको बीट करे। ठीक है? मिनिमम 2% या 3% या 4% और ये 1 साल में नहीं, लगभग 5 साल में, 7 साल में, 8 साल का जो रिटर्न होना चाहिए उसका, वो 3-4% अपने बेंचमार्क से ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊँगा ना, अदरवाइज़ मैं इंडेक्स फंड में लगा दूँगा अगर वो अपने बेंचमार्क हो सकता है आपका निफ्टी 50 जैसे लार्ज कैप के लिए बेंचमार्क होता है निफ्टी 50 या निफ्टी 100। मिड कैप के लिए बेंचमार्क होता है आपका निफ्टी मिड कैप 50 या निफ्टी मिड कैप 150। स्मॉल कैप के लिए आपका स्मॉल कैप इंडेक्स जो है बेंचमार्क होता है। तो मैंने क्या किया था मैंने मल्टी कैप में पैसा लगाया था। तो मल्टी कैप मेरे लिए बेंचमार्क क्या था? मेरे लिए बेंचमार्क था निफ्टी 500 मतलब निफ्टी की 500 कंपनीज़ वाज़ द बेंचमार्क फॉर मी। अब निफ्टी की 500 कंपनीज़ ने जितना रिटर्न दिया है, लगभग 5 सालों में, मेरे फंड ने उससे ज़्यादा दिया होना चाहिए। तभी मैं उस फंड में इन्वेस्ट करूँगा, तभी मैं उसको फ़ीस जो है तभी तो मैं उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर को फ़ीस दूँगा ना, ताकि वो अच्छी कंपनीज़ में और मेरे बेंचमार्क को बीट कर पाए। तो ये चौथी चीज़ थी कि अल्फ़ा अल्फ़ा कितना आपका जनरेट हो रहा है मतलब, ठीक है? फिर होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है? तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि आपका म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब उसके एवरी ईयर रिटर्न कितने ज़्यादा वॉलेटाइल है। मान लीजिए किसी साल वो रिटर्न देता है आपका पॉज़िटिव 25%, अगले साल वो देता है -30%, फिर अगले साल वो देता है +15%, फिर अगले साल वो देता है -6%। इट मीन्स योर म्यूचुअल फंड इज़ हाइली वॉलेटाइल, ठीक है? तो ऐसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है
मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे डाउनटर्न्स के टाइम पे। तो मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूँगा जिसका रिटर्न ऑन एन एवरेज ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, मतलब कि किसी साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, किसी साल बहुत ज़्यादा नेगेटिव। भले ही रिटर्न थोड़ा-सा कम हो, बट इट शुड बी इन द रेंज कि लाइक किसी साल 8%, किसी साल 16%, फिर अगले साल 4%, फिर 12%, फिर 13%, इस तरीके का म्यूचुअल फंड, मतलब जिसका एवरेज अपने मीन के आस-पास ही मतलब जिसका वॉलेटिलिटी अपने मीन के आस-पास ही घूमती है। इसमें क्या रहता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। बहुत जल्दी मार्केट जब डाउन साइड में जाएगी, तो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, और मार्केट जब अप साइड जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही भागेगा भी नहीं, मतलब भागेगा लेकिन सिमिलर टू मार्केट भागेगा। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी रहती है कि हाँ यार, मेरे पैसे अभी ठीक हैं, ज़्यादा गिरे नहीं हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जब ऊपर की साइड भागेगा तो आप बहुत खुश होंगे, बट जब नीचे की साइड भागेगा तो बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो घबरा जाएँगे कि यार मेरा तो रिटर्न सारा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा ज़ीरो हो जाएगा, तो इस वजह से वो बेच बैठते हैं। यही कारण है कि एसआईपी के थ्रू बहुत कम लोग वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। अदरवाइज़ एसआईपी और म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट जनरेट वेल्थ फॉर योरसेल्फ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कि मैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन देखता हूँ। फिर दोस्तों, फिर आता है कि लास्ट जो चीज़ आपको देखनी है वो होती है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कि एक फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को कितनी जल्दी चर्न करता है। मतलब अगर टर्नओवर रेशियो आपकी बहुत ज़्यादा है, 80-90% है, तो इट मीन्स फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो कंपनीज को खरीदता है और बहुत जल्दी बेचता है, मतलब साल भर के अंदर उनको फिर सेल कर देता है, फिर नई कंपनीज खरीदता है, फिर सेल कर देता है। तो जो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है पोर्टफोलियो में, मतलब क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंपनीज़ हैं, 40-50 कंपनीज़ उसने बाय करी है, तो एक तरीके से पोर्टफोलियो हो गया। अब पोर्टफोलियो में अगर वो बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है, इससे क्या पता चलता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो जिन कंपनीज़ को सेलेक्ट करता है, वो या तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ कंपनी में 3 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया, जिसकी वजह से एक दो बार ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, अचानक से बिज़नेस मॉडल ही चेंज हो गया कंपनी का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया, तो आप करो। बट अगर आप चर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में कंपनीज़ चेंज हो रही है, विदिन 6 मंथ, विदिन 3 मंथ, विदिन 9 मंथ या विदिन अ ईयर, तो ऐसे ऐसे फंड मैनेजर, मतलब इट मीन्स वो अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा, और वो जस्ट मोमेंटम देख के कि इस कंपनी में अच्छा मोमेंटम है, ये इसका स्टॉक भाग रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो जस्ट रिटर्न चेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा चर्निंग करता है। तो ऐसे ऐसे फंड मैनेजर को भी मैं अपना पैसा नहीं दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं देखता हूँ। एक होता है एग्ज़िट लोड भी होता है, कि म्यूचुअल फंड से जब आप अपना पैसा विथड्रॉ करोगे तो वो एक फीस चार्ज करते हैं, कि एग्ज़िट लॉट कहते हैं इसको। तो कुछ म्यूचुअल फंड क्या है, वो अगर आप 6 महीने से पहले पैसा निकालोगे तो लगभग 1.5-2% चार्ज करेंगे, आपका जितना टोटल विथड्रॉवल अमाउंट है। फिर कुछ फंड क्या बोलते हैं, 1 साल के अंदर अगर आप निकालोगे, 1 साल से जब बाद निकालते तो फिर कोई भी चार्ज नहीं करता। तो एग्ज़िट लोड मतलब डज़न्ट प्ले वेरी मच इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पहली बात हमने करी थी कि आपका फंड मैनेजर कैसा है, ठीक है? दूसरी बात कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है। तीसरी बात कि आपका रोलिंग रिटर्न क्या है। चौथी बात हमने बात करी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा। फिर पाँचवीं बात हमने क्या की, टर्नओवर रेशियो, कि टर्नओवर रेशियो वो चर्निंग कम होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो मैं हमेशा चेक करता हूँ बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। हालाँकि मैंने तो मतलब जिस म्यूचुअल फंड से मैंने शुरुआत की थी, आज भी मैं उसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए अगर कोई म्यूचुअल फंड 1-2 साल अपने बेंचमार्क को अंडर परफ़ॉर्म करता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लॉन्ग टर्म में मेरा जो अ, अमाउंट है, मतलब इट शुड बीट द इंडेक्स। ये मैं फ़ॉलो करता हूँ। और सबसे सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों एसआईपी में, कि लोग जब क्या होता है, जब मार्केट डाउन जाती है तो आपका क्या है, म्यूचुअल फंड भी डाउन जाता है, उसकी एनएवी घटती है। तो उस समय क्या होता है, लोग बहुत सारे अपनी एसआईपी या तो बंद कर देते हैं, ठीक है? या वो म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ करके किसी और दूसरे म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं जिसका लास्ट का 2-3 सालों का रिटर्न अच्छा दिख रहा होता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैंने जिस फंड से शुरुआत की थी उसी फंड में आज तक पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि मैंने अपने इंडेक्स फंड की एसआईपी लगभग 4-5 साल बाद बंद कर दी थी, और मैंने वो पैसा निकाल के भी जिस फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसी में लगा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो फंड मैनेजर था वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा था। तो दोस्तों, अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बताता हूँ कि जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करता हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं राजीव ठक्कर जी, बड़े ही जेन्युइन इंसान हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग को वो फॉलो करते हैं। लगभग 25 से 30 सालों का उनको एक्सपीरियंस है। प्लस प्लस इस फंड को वो 2013 से मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब एक ही कंपनी में काम किया है, पराग पारिक ग्रुप में, और बहुत अच्छा टाइम टू टाइम वो इस पे न्यूज़ चैनल पे भी आते हैं अपने इनसाइट्स देने। वो बहुत किसी थीम को बहुत फॉलो नहीं करते, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत रेज़िलिएंट बंदा है, बहुत बहुत ही शांत नेचर का है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा मतलब उनके फंड में इन्वेस्ट करके। शुरुआत के 1-2 साल आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट, बट फिर लास्ट 5-6 ईयर्स मतलब जो फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है वो इट इज़ ऑलमोस्ट 19%, और लास्ट 5 सालों का देखोगे तो शायद वो 22-23% के आसपास है। मेरे को लगभग 7 साढ़े 7 साल हो गए। उसका जो अभी एक्सआईआरआर है, मेरे मेरे जो एसआईपी जो मैंने की है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो एक्सआईआरआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, वो है लगभग आपका 19% के आसपास, एंड दैट इज़ वेरी गुड मतलब।
मेरे लिए 19% इन अ म्यूचुअल फंड इज़ मोर देन इनफ। तो मैंने अपने लिए पारंपरिक चूज़ किया था। उस समय मैं निफ्टी 500 में भी पैसा लगाता था, ₹2000, बट फिर वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये पारंपरिक फंड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बेंचमार्क को बीट कर रहा था। अब दोस्तों कुछ और म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, या तो आप पारंपरिक में भी अपना पैसा लगा सकते हो, या 1-2 म्यूचुअल फंड और हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मिराय एसेट, ठीक है? मिराय एसेट मल्टी कैप फंड है। ये काफ़ी काफ़ी अच्छा फंड है, इसका भी रिटर्न 21-22% है, और इसने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है। फिर आपका ये है, क्या बोलते हैं, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 3-4 फंड है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनका रिटर्न, रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इनके, और फंड मैनेजर भी अच्छे हैं। एक्सपेंस रेशियो इन सब में जो सबसे कम है, वो है पराग पारी की। इट इज़ अराउंड 0.63 या 0.67% के आसपास है। और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। मेरा एसेट की एक्सपेंस रेशियो मोर देन 1 है, तो उसमें क्या है, वो फ़ीस आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पराग पारी। और फंड मैनेजर क्या बोलते हैं, मेरा एसेट के भी काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं मेरा एसेट ग्रुप के साथ। तो ऐसे ही फंड मैनेजर पे आपको पैसा लगाना है, ऐसे ही फंड मैनेजर को आपको पैसा देना है, जिसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसका अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो तुर्रम खा बनने की कोशिश ना करे मार्केट में, शांति से काम करे। एंड राजीव ठक्कर, ही इज़ काइंड ऑफ बेस्ट पर्सन। मतलब उनकी उनको का मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है उनसे। उनके मैं यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ। तो ही फॉलोज़ द वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ही चेज़ द कंपनी जिनकी ठीक-ठाक ग्रोथ है, 15 से 20%, 10% से ऊपर की ग्रोथ है जिन कंपनीज़ में, और अच्छे डिसेंट प्राइस पे अगर वो मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट करना है, तो यही सब आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो, और अपने पैसे को सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और म्यूचुअल फंड का जो सही फ़ायदा आपको दिखना शुरू होगा, वो लगभग 5, 6, 7 साल बाद शुरू होगा। तो हर महीने की एसआईपी, हर महीने एसआईपी करते रहिए, और एसआईपी की डेट अपनी सैलरी के नेक्स्ट डे रखिए। जैसे आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 30 तारीख को आती है, ठीक है? तो आप 1 तारीख रखिए, ताकि जैसी आपकी सैलरी आए, नेक्स्ट डे आपकी एसआईपी कट जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप वो पैसे को इधर-उधर खर्च कर दोगे। मैं भी ऐसे ही करता था, मेरी सैलरी लगभग 30 को आती थी, तो मैंने 1 तारीख, आज भी मेरी डेट 1 ही तारीख है। 1 तारीख को अगर सैटरडे संडे होता है, तो वो 2 या 3 तारीख को कटती है फिर। अदरवाइज़ मेरी एसआईपी की डेट आज भी 1 तारीख है, क्योंकि जैसे ही आपकी क्या बोलते हैं, सैलरी आए, आपके एसआईपी, आपका इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। और दोस्तों, ज़्यादा रिटर्न को चेज़ करने के पीछे मत भागो, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते जाओ, लगाते जाओ। अब तो मैं बहुत कम अमाउंट, मतलब उस समय मैं 5000 करता था, और आज भी 5 ही हज़ार कर रहा हूँ। लेकिन क्या बोलते हैं, अब मैं ज़्यादातर पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करते रहिए, पैसा बनाते रहिए, और ज़िंदगी को जीते रहिए। यही है मेरी तरफ से आज के वीडियो का सार। और कुछ अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आपको एनालिसिस करना है, तो प्लीज़ आप उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। तो मैं उसका पर्टिकुलर एनालिसिस भी आपके लिए कर दूँगा कि वो कैसा म्यूचुअल फंड है। और अपना पहली एसआईपी शुरू कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। आज ही शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए, डीमैट अकाउंट खोलिए अगर आपने नहीं खोला अभी तक। बहुत हेल्प करेगा आपको, 7-8 सालों में आपको रियलाइज़ होगा कि यू हैड मेड द बेस्ट डिसीज़न ऑफ लाइफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।